दोस्तों प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि लियांग फैंग नैनी ताओ को 20 कोड़े मारने की सजा देती है, लेकिन इससे पहले कि नैनी ताओ उस सजा को भुगत पाती, शी वहां पहुंच जाती है और लियांग फैंग को उसकी गलती का एहसास कराती है कि बिना पूछे लियांग फैंग को इतनी बड़ी सजा नैनी ताओ को नहीं देनी चाहिए थी। शी के लॉजिक के आगे लियांग फैंग ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती और उसे मुँह की खानी पड़ती है। मैडम जियाओ के कानों तक भी ये बात पहुंचती है कि किस तरह पैलेस में दो औरतों के बीच में झगड़ा हुआ और एक ने दूसरे पर हाथ उठाया। इस केस के सिलसिले में वो शी और लियांग फैंग दोनों को बुलाती है और शी को सबके सामने डांटती है क्योंकि नैनी ताओ शी की मेड है और मैडम जियाओ को लगता है कि शी अपनी मेड को डिसिप्लिन नहीं सिखा पाई। शी इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती है और बहुत ही मुस्कुराकर जवाब देती है कि मैं आगे से ध्यान रखूंगी। डोंग को ये बात बहुत बुरी लगती है कि मैडम जियाओ हमेशा लियांग फैंग को सपोर्ट करती हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए वो कई बार गलत भी कर जाती हैं, लेकिन शी कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। वहीं नैनी ताओ भी शी की कैपेबिलिटी पर शक करने लगती है और कहती है कि लियो फैमिली ने आपकी शादी यहाँ इसलिए की ताकि आप एक प्रिंसेस की तरह यहाँ पर राज कर सकें, लेकिन अगर आप एक कॉन्क्यूबाइन से भी नहीं जीत पा रही हैं तो आप पूरे पैलेस को कैसे संभालेंगी। दूसरी ओर जूलिंग तक भी ये बात पहुंच जाती है कि उसके पैलेस में दो औरतों के बीच में झगड़ा हुआ है और एक ने दूसरी पर हाथ उठा दिया है। क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ इसलिए वो चौंक जाता है। लियांग फैंग ने अपने लिए सिचुआन ब्रोकेट की ड्रेस बनवाई होती है जो कि बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ ब्रोकेट है जो जूलिंग की वाइफ ही कैरी करती है। इस ड्रेस को पहनकर वो जूलिंग के पास जाती है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि जूलिंग जब उसे इस ड्रेस में देखेगा तो अपने होश खो देगा और लियांग फैंग को अपना दिल दे देगा। ज्यूलिंग के केबिन में पहुंचकर वो बहुत ही प्यार से उसे चाय सर्व करती है और उम्मीद करती है कि ज्यूलिंग प्यार से उसकी तरफ देखेगा। पहले वो उसे अपने हाथों से पिलाने की कोशिश करती है लेकिन ज्यूलिंग उसे ऐसा अलाउ नहीं करता और खुद अपने हाथों से पीने लगता है। इसके बाद वो ठीक से लियांग फैंग की तरफ नज़र भी नहीं डालता बल्कि साफ तौर पर उससे कह देता है कि ये ब्रोकेट ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं बनी है, इसलिए आइंदा से इसे पहनकर मेरे सामने मत आना। इतनी बेइज्जती लियांग फैंग बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने रूम में आते ही वो उस ड्रेस को अपने हाथों से ही काट देती है। इसके बाद वो बुरी तरह से रोने लगती है कि मैंने ज्यूलिंग को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को भी मैंने दांव पर लगा दिया, लेकिन वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता। उसकी मेट उसे समझाते हुए कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब उस शी का किया हुआ है। अगर आज वो इस पैलेस में नहीं होती तो उसकी जगह पर आप होती। इसी केस के सिलसिले में ज्यूलिंग शी को बुलाता है और उससे कहता है कि ये जो पैलेस में आज हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ है। तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करना चाहिए, अपने मेट्स को तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। तो शी कहती है कि पूरी बात को बिना जाने आप मुझ पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं, कि आप जानते भी है हुआ क्या था, कि आपने सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की। जब आप अपने घर के मैटर नहीं सुलझा सकते तो पूरे पैलेस को या पूरी कंट्री को क्या संभालेंगे। ये सुन के ज्यूलिंग को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम हमेशा आर्गुमेंट्स करती हो, नैनी ताओ ने उस पर हाथ उठाया था और नैनी ताओ तुम्हारी ही सर्वेंट है। लेकिन शी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटती और साफ कह देती है कि नैनी ताओ ने अगर हाथ उठाया था तो तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था कि हाथ उठाने के पीछे रीज़न क्या था, और तुम्हें इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि तुम्हारी वाइफ के पास वो नकली ब्रोकेट किसने भेजे और क्यों भेजे। ज्यूलिंग उससे नहीं जीत पाता और वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट डे शी डोंग के साथ गार्डन में घूम रही होती है कि तभी सामने उसे से लियांग फैंग आते हुए दिखाई देती है और वो बातों ही बातों में लियांग फैंग को वार्न कर देती है कि आगे से मेरे रास्ते में मत आना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी ओर ज्यूलिंग की कुछ ऑफिशियल्स के साथ में इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि ज्यूलिंग के बहुत अच्छे दोस्त ह्यूजिन को काम से निकाल दिया गया क्योंकि उस पर गद्दारी का आरोप लगा था। शी अपनी मेट डोंग के साथ कुछ दिनों के लिए जीशान विला में जाना चाहती है और इसके लिए वो मैडम लियू से परमिशन भी ले चुकी है। जीशान विला वो जगह है जहाँ कई सारे ब्रोकेट संभाल कर रखे जाते हैं और वो असली ब्रोकेट का पता लगाना चाहती है, इसलिए वो जीशान विला जाना चाहती है। जीशान विला जाने से पहले वो डोंग को समझाती है कि तुम्हें अपने गुस्से को काबू में रखना होगा क्योंकि जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें कई लोगों के साथ डील करना होगा और उनकी बातें भी माननी होगी। हालांकि नैनी ताओ शी को समझाती है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो जगह आपके रहने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। शी अपनी दोनों में डोंग और आम्बेर के साथ जीशान विला पहुँच जाती है जो देखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन शी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीशान विला के अंदर उसे एक नई सर्वेंट मिलती है जिसका नाम है लियू। वहीं दूसरी ओर पैलेस में लियांग फैंग शी की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है और वो जुन को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है।
एक छोटे से डॉग से जिनको अट्रैक्ट करके वो उससे कहती है कि अगर तुम इसके साथ खेलना चाहते हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, लेकिन नैनीताओ को मत बताना वरना वो तुम्हें नहीं आने देगी। दूसरी ओर जिशान विला में शी और डोंग दोनों मिलकर ब्रॉकेट का पूरा रूम खंगालने लगती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ब्रॉकेट वैसी नहीं मिलती जो उसकी माँ के हाथ में थी। तभी वहाँ आमिर आती है और शी से उसकी मदद करने के लिए कहती है। डोंग को आमिर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए वो शी से मना करती है, लेकिन शी आमिर को सब कुछ बता देती है क्योंकि उसे आमिर पर पूरा भरोसा हो चुका है। वहाँ पैलेस में झुन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसकी पूरी स्किन पर रैशेज हो जाते हैं और उसे इचिंग होने लगती है। वो पूरी तरह दर्द से छटपटाने लगता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर लियांग फेंग वहाँ आ जाती है और मैडम लियू से कहती है कि क्या मैं इसका ध्यान रख सकती हूँ, क्योंकि नैनीताओ इसका ध्यान रखने में सफल नहीं हुई है। अगर वो इसका ठीक से ध्यान रख पाती तो अर्जुन इस हालत में नहीं होता। मैडम जियाओ को नैनीताओ पर भरोसा था, लेकिन फिर भी उन्हें लियांग फेंग की बात माननी पड़ती है और वो नैनीताओ से कहती है कि आज से जुन का ध्यान लियांग फेंग रखेगी और तुम लियांग फेंग को असिस्ट कर सकती हो। ये सुन के नैनीताओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बचपन से जुन का ध्यान वही रखती आई हैं। और मैडम जियाओ के जाते ही लियांग फेंग और उसकी मेट्स नैनीताओ को उस रूम से बाहर निकाल देती हैं। नैनीताओ बाहर खड़े होकर रोने लगती है क्योंकि उसके कानों में नन्हे जुन की रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। और वो इस बात के लिए शी को जिम्मेदार ठहराती है क्योंकि उसे लगता है कि शी की शादी यहाँ पर इसलिए की गई थी ताकि वो जुन का ध्यान रख सके, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी जुन की तरफ नहीं है। वो अपने ही किसी काम में लगी रहती है, वो अपनी किसी भी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाई है। आमिर की हेल्प से शी को वो सेम ब्रॉकेट मिल जाती है जैसे कि उसकी माँ के हाथों में थी और वो जिशान विला से वापस पैलेस के लिए निकलती है। आते ही सबसे पहले वो उस ब्रैकेट को अपनी मास्टर जियान को देती है और जियान जब उस ब्रॉकेट को मैच करती है तो वो कहती है कि हाँ, इनमें सिमिलैरिटी तो है, ये काफ़ी हद तक वैसी ही है जैसी तुम्हारी माँ के हाथों में थी। इसके बाद मास्टर जियान शी को समझाती है कि तुम अपनी माँ के कातिलों को पकड़ना चाहती हो, मैं तुम्हारी उसमें मदद करूंगी, मैं पता लगाऊंगी कि ये ब्रॉकेट कहाँ से आई है और उसे कौन इस्तेमाल करता है, लेकिन तुम्हारी एक जिम्मेदारी जियो फैमिली के लिए भी है। तुम्हारी शादी एक बहुत ही अच्छे इंसान से हुई है, उनके प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें तुम्हें पूरा करना चाहिए। और आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। शी पर अपनी मास्टर जियान की बातों का असर होगा, और होगा तो कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? क्या वो जू को अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी या ज्यूलिंग शी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट में। टिल देन अगर आपको पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले